मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़े पिता की वापसी। अध्यापक दिवस होने के कारण आज का दिन स्कूल के सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए बहुत खास था। स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। हर कोने में चहल पहल और उत्साह का माहौल था। बच्चों की चमकती आंखों में एक अलग सी ऊर्जा थी, जैसे वे अपने प्रिय अध्यापकों के लिए कुछ खास करने की तैयारी में हों। विद्यालय के प्रांगण में एक भव्य समारोह शुरू हुआ। मंच पर प्रिंसिपल सर आए और माइक संभालते हुए गुरु की महिमा का बखान करने लगे। उनकी आवाज में और गर्व और सम्मान झलक रहा था। जलता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन करता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। उनकी बात पूरी होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा प्रांगण गूंज उठा। बच्चे और अध्यापक सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। माहौल में एक अद्भुत गर्मजोशी थी। तभी अचानक से एक सायरन की तीखी आवाज से सब ठिठक गए। समारोह की गूंजती हुई तालियां अचानक सन्नाटे में बदल गईं। सभी चौंक कर इधर उधर देखने लगे। सायरन की आवाज जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी की थी, जो स्कूल के गेट पर आकर रुकी। सफेद रंग की चमचमाती गाड़ी से उतरे अधिकारी को देखकर सभी अध्यापक और बच्चे हैरान थे। आखिर इतने बड़े अधिकारी का इस छोटे से स्कूल में क्या काम हो सकता है? जिला मजिस्ट्रेट साहब के चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। उन्होंने बिना समय गंवाए सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की ओर कदम बढ़ाए। उनके साथ उनकी टीम भी थी। प्रिंसिपल सर भी जल्दी से उनके पीछे पीछे ऑफिस की ओर चल पड़े। उनका माथा पसीने से भीगने लगा था। यह सब उनके लिए अप्रत्याशित था। नमस्ते सर, प्रिंसिपल ने कमरे में पहुंचते ही कहा। आप यहाँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, दरअसल मुझे इस स्कूल के एक अध्यापक चंद्रमोहन जी से मिलना है। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? चंद्रमोहन जी का नाम सुनते ही प्रिंसिपल सर थोड़ा अचकाए। उनकी आंखों में सवाल तैरने लगे। आखिर जिला मजिस्ट्रेट को चंद्रमोहन सर से क्यों मिलना है? चंद्रमोहन जी तो एक साधारण से अध्यापक थे, जो कुछ साल पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद प्रिंसिपल सर ने जवाब दिया, सर, मोहन चरचंद जी तो कुछ साल पहले से ही रिटायर हो चुके हैं। वे अब यहाँ पढ़ाने नहीं आते। यह सुनकर डीएम साहब कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन चंद्रमोहन जी से मिलने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। उनका एड्रेस तो होगा आपके पास। क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? बाहर खड़े अध्यापकों में भी कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि जिला मजिस्ट्रेट जैसे बड़े अधिकारी को एक साधारण से अध्यापक से आखिर क्या काम हो सकता है। प्रिंसिपल सर ने धीरे से कहा, सर मैं उनके घर का पता तुरंत उपलब्ध करवा देता हूँ। थोड़ी ही देर में चंद्रमोहन सर का पता ढूंढकर प्रिंसिपल ने उन्हें दे दिया, जिसे देखकर डीएम साहब के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आपका धन्यवाद। कहते हुए जैसे ही डीएम साहब कुर्सी से उठने लगे तो प्रिंसिपल सर को और भी अधिक उत्सुकता हुई, यह जानने की कि आखिर डीएम साहब उनसे मिलना इसके लिए इतना बेचैन क्यों है। जिज्ञासा शांत करने हेतु वह पूछ ही बैठे, सर लेकिन अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि चंद्रमोहन जी के बारे में ऐसा क्या खास है जो आपको यहाँ तक खींच लाया? डीएम साहब अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे पर भावनाओं का तूफान साफ झलक रहा था। उनकी आंखें हल्की सी नम थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, आप सोच भी नहीं सकते प्रिंसिपल साहब, मेरे ऊपर चंद्रमोहन सर का कितना बड़ा कर्ज है, जिसे चुकाने की कोशिश में मैं यहाँ तक आया हूँ। यह बात सुनकर प्रिंसिपल प्रश्नवाचक निगाह से उनकी ओर देखने लगे। कैसा कर्ज सर? मुझे लगता था कि चंद्रमोहन जी एक साधारण अध्यापक थे। डीएम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, दरअसल मैं भी इस स्कूल का छात्र रह चुका हूँ।
यह वही जगह है जहाँ मेरे अपने आकार लेने शुरू हुए थे और इन सपनों को दिशा देने वाले थे चंद्रमोहन सर। वर्षों पहले जब मैं 8वीं कक्षा का छात्र था तो हमारी कक्षा के सबसे प्रिय अध्यापक चंद्रमोहन सर थे। वे गणित और नैतिक शिक्षा के विषय पढ़ाते थे, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था। वे हमें न केवल किताबों की बातें सिखाते बल्कि जिंदगी के सबक भी देते। एक दिन कक्षा में उन्होंने हम सब बच्चों से एक बड़ा रोचक सवाल पूछा। सवाल यह था कि अगर तुम सबको 100-100 रुपए मिल जाए तो तुम उन पैसों का क्या करोगे। यह सुनकर प्रिंसिपल सर मुस्कुराए और बोले, यह तो एक साधारण सा सवाल लगता है। बच्चों ने क्या जवाब दिया होगा। डीएम साहब ने अपनी कहानी जारी रखी। साधारण सवाल जरूर था, लेकिन उसने मेरी जिंदगी बदल दी। सवाल सुनकर सारे विद्यार्थी बहुत उत्साहित हो गए थे। सब ने अलग अलग जवाब दिए। कुछ बच्चों ने कहा, हम उन पैसों से ढेर सारे चिप्स और चॉकलेट खरीदेंगे। तो कुछ ने कहा, उन पैसों से हम अपने लिए खिलौने खरीदेंगे। किसी ने वीडियो गेम खेलने की इच्छा जताई तो किसी ने खूबसूरत से कपड़े खरीदने की। फिर मेरी बारी आई। चंद्रमोहन सर ने मुझसे पूछा, और तुम आकाश, तुम उन 100 रुपए का क्या करोगे। प्रिंसिपल सर ने सवालिया नजरों से डीएम साहब की ओर देखा। फिर आपने क्या कहा। डीएम साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले तो मैं चुप रहा। मुझे पता था कि मेरा जवाब बाकी बच्चों से अलग था, क्योंकि ना तो मैं कोई खिलौना खरीदना चाहता था, ना ही खाने पीने की कोई चीज। अगर मैं बता देता कि मैं क्या खरीदना चाहता था तो सब मेरा मजाक उड़ाते, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन चंद्रमोहन सर ने मेरे पास आकर दोबारा कहा, बताओ ना आकाश, तुम क्या खरीदना चाहते हो। उनका स्नेह भरा देखकर मैंने साहस जुटाया और कहा, सर, अगर मुझे 100 रुपए मिल जाए तो मैं अपनी माँ के लिए नजर का चश्मा बनवाऊंगा। इतना कहना था कि पूरी कक्षा में हंसी गूंज उठी। बच्चे मुझ पर हंसने लगे। किसी ने कहा, चश्मा, यह चश्मा क्या करेगा चश्मे का। किसी ने कहा, इतने पैसे माँ के लिए क्यों बर्बाद करेगा। चंद्रमोहन सर ने तुरंत सभी बच्चों को डांट कर शांत किया। फिर मुझसे पूछा, लेकिन बेटा, तुम चश्मा क्यों खरीदना चाहते हो। दूसरे बच्चों की तरह कोई गेम, खिलौना या अपनी पसंदीदा चीज क्यों नहीं। तुम्हारे पिताजी भी तो यह काम कर सकते हैं। तब मैंने उन्हें बताया, सर, मेरे पिताजी नहीं हैं। जब मैं छोटा था तभी वे हमें छोड़कर चले गए। मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं। मेरी माँ ने उनके जाने के बाद मुझे पाला पोसा, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा लिखा रही है, और फिर भी खर्चे के लिए पैसे कम रह जाते तो मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मेरा खर्चा पूरा करती है। लेकिन अब उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं। सुई में धागा डालते समय उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। कभी कभार तो सुई भी हाथों में चुभ जाती है। अगर मैं उन्हें चश्मा दिला सकूं तो उनका कोई काम आसान हो जाएगा। मेरी सारी बात सुनकर चंद्रमोहन सर की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटा, जो जवाब तुमने मुझे दिया है ना, उससे पता चलता है कि तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए कितना प्यार है। तुम्हारे विचार जानकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़े आदमी बनोगे और अपनी माँ का नाम रोशन करोगे। उसके बाद चंद्रमोहन सर ने मुझे इनाम स्वरूप 100 रुपए दिए और उसके साथ अपनी जेब से एक और 100 रुपए का नोट निकालते हुए बोले कि यह मैं तुम्हें अलग से दे रहा हूँ। इन्हें भी तुम अपने पास रखो और जब तुम्हारे पास खूब पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। प्रिंसिपल सर को सारी बात बताते बताते डीएम साहब की आंखें आंसुओं से झिलमिलाने लगी और फिर बोले, उसके बाद चंद्रमोहन सर ने बहुत बार मेरी मदद की। मेरे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वह मुझे अपने पैसों से खरीद कर किताबें लाकर देते थे।
वह मेरी पढ़ाई का खास ध्यान रखते थे, इसलिए शाम को अपने घर पर मुझे कोचिंग भी दिया करते थे, लेकिन बदले में एक पैसा भी नहीं लेते थे। उनके मुझ पर बहुत एहसान है। अगर आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। इसलिए आज मैं उनसे मिलने यहाँ पर आया हूँ, ताकि उन्हें उनके पैसे लौटा सकूँ। यह बात सुनकर प्रिंसिपल सर भी बहुत भावुक हो गए। चंद्रमोहन सर का एड्रेस लेकर डीएम साहब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर चंद्रमोहन सर के घर जाने के लिए निकल पड़े। परंतु जब वहां पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो मालूम पड़ा कि सर तो वहां रहते ही नहीं। घर के नए मालिक ने बताया कि वह तो अपने परिवार के साथ यह घर बेचकर किसी दूसरे सोसाइटी में शिफ्ट हो गए, लेकिन वो लोग कहाँ रहते हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं था। आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उनके नए घर का एड्रेस भी मिल गया। बिना देरी किए डीएम साहब उस पते पर जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद वह बताते हुए एड्रेस पर पहुंच गए। दरवाजे की बेल बजाई तो अंदर से एक लड़की बाहर आई और उन्हें देखते हुए बोली, जी किससे मिलना है आपको? तो डीएम साहब ने कहा, मुझे चंद्रमोहन जी से मिलना है। उसी समय भीतर से आवाज आई, दरवाजे पर कौन है मीना? लड़की ने जवाब दिया, अरे साहब ये तो किसी चंद्रमोहन जी से मिलने आए हैं। अब अंदर से एक आदमी बाहर आया। वह आदमी काफी गुस्से में नजर आ रहा था। उसकी आंखों में झुंझलाहट और बेचैनी थी। वह डीएम साहब से बोला, आपको पिताजी से क्या काम है, बताइए। डीएम साहब समझ गए कि वह आदमी चंद्रमोहन सर का बेटा है। उन्होंने विनम्रता से कहा, दरअसल मुझे चंद्रमोहन सर का एक पुराना कर्ज चुकाना है, जो कई साल पहले मैंने उनसे लिया था। यह सुनकर चंद्रमोहन जी के बेटे के एकदम से भाव बदल गए। वह हैरान होकर सोचने लगा, कर्ज? मुझे तो पिताजी ने बताया नहीं कि उन्होंने किसी को कोई पैसा उधार दिया था। लेकिन दूसरी तरफ मन में यह भी विचार आया कि अब अगर पैसा खुद चलकर घर आ रहा है तो लेने में हर्ज ही क्या है। दरअसल चंद्रमोहन जी का बेटा एक बेहद स्वार्थी और लालची इंसान था। 2 वर्ष पहले ही अपने पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया था और किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आया था और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस आलीशान घर में रहता था। जब से उसने अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा था, उसके बाद से उसने उनकी कोई खबर नहीं ली थी। उसे तो यह तक भी मालूम नहीं था कि वह जिंदा भी है या नहीं। परंतु अब पैसों की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई और मन में लालच। और फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, ओह अच्छा, तो आपको पिताजी के पैसे लौटाने हैं। दरअसल मेरे पिताजी का स्वभाव ही ऐसा है, वह तो राह चलते की भी मदद कर देते हैं। लेकिन पिताजी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वह अपने गांव गए हुए हैं और उन्हें आने में तो अभी कुछ वक्त लग जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आपको जो भी पैसे देने हैं आप मुझे दे सकते हैं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तो डीएम साहब जी बोले, जी नहीं, मैं पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। यदि वह गांव गए हैं तो मुझे गांव का ही पता दे दीजिए। दरअसल बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। उनके साथ थोड़ा समय बिताने की मेरी बहुत इच्छा है। मैं वहां उनसे मिलने चला जाऊंगा। यह सुनकर चंद्रमोहन जी का बेटा थोड़ा घबरा गया और फिर बोला, अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं? आप मुझे पैसे दे दीजिए। कुछ दिनों में जब पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। सामने खड़े इंसान की चतुराई को डीएम साहब भली भांति भांप पा रहे थे। वह जानते थे कि कुछ और है जो वह छुपा रहा है। फिर कड़क लहजे में बोले, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ कि चंद्रमोहन सर कहाँ हैं? चंद्रमोहन जी के बेटे का चेहरा अब सफेद पड़ गया। वह पूरी तरह से घबरा गया था।
डीएम साहब ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह और भी ज्यादा घबरा गया। उसने धीरे से दबी हुई आवाज में कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ एक आरामदायक जीवन जीना चाहता था और पिताजी का ख्याल रखना मेरे लिए बोझ सा बनने लगा था। चंद्रमोहन जी के बेटे ने दबाव में आकर सारा सच तो उगल दिया, लेकिन आंखों में अब भी कोई गलती नहीं थी। फिर डीएम साहब ने चंद्रमोहन जी के बेटे से उस वृद्धाश्रम का पता पूछा जहां वह रहते थे और तुरंत वृद्धाश्रम पहुंच गए। अंदर की ओर जाते हुए उनका दिल भारी था। वहां पहुंचकर वे आश्रम के मैनेजर के पास गए और उनसे चंद्रमोहन सर के बारे में पूछताछ की। तो मैनेजर उन्हें सर के कमरे में ले गए। कमरे के भीतर जाने से पहले डीएम साहब ने अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर ही रहने को कहा, क्योंकि वे उनसे अकेले में मिलना चाहते थे। दरवाजे के बाहर पहुंचते ही उन्होंने गहरी सांस ली, मानो खुद को संभाल रही हो। दरवाजा खोलते ही सामने का दृश्य देख उनका दिल भर आया। जैसे ही वह कमरे के अंदर गए तो देखा चंद्रमोहन जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह बेहद कमजोर और बीमार लग रहे थे। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वे अपनी उम्र से कई ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे थे। आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। यह देखकर डीएम साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जाकर सर के पैर छुए तो चंद्रमोहन जी बोले, तुम कौन हो बेटा और मुझसे मिलने क्यों आए हो? माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कहते हुए चंद्रमोहन जी उठकर बैठ गए। तभी डीएम साहब उनके पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, सर, मेरा नाम आकाश है, आकाश मेहता। बहुत सालों पहले जब आप स्कूल में अध्यापक थे, उस समय मैं आपका विद्यार्थी हुआ करता था। यह बात सुनकर चंद्रमोहन जी अपने दिमाग पर जोर डालने लगे। उनकी याददाश्त तब काफी कमजोर हो चुकी थी। फिर डीएम साहब ने कहा, सर, आपको याद है एक बार आपने मुझे 200 रुपए दिए थे, जिसमें से 100 रुपए इनाम स्वरूप थे और बाकी के 100 रुपए मेरी माँ का चश्मा बनवाने के लिए। और साथ में आपने यह भी कहा था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब वो 100 रुपए मैं आपको लौटा सकता हूँ। उसके बाद भी आपने मेरी बहुत बार सहायता की थी ताकि मैं अच्छे से पढ़ लिख जाऊं। इतना सुनते ही चंद्रमोहन जी को सब कुछ याद आ गया। उनकी आंखें भीग गईं और आंखों से आंसू निकलकर उनके कुर्ते को भिगोने लगे। यह देखकर आकाश थोड़ा सा हैरान हुआ कि आखिर सर उसे ऐसे देखकर रो क्यों रही है। सर, आखिर क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? आकाश ने पूछा, लेकिन चंद्रमोहन जी कुछ ना बोल पाए। तभी वृद्ध आश्रम का मैनेजर कमरे के अंदर आया और बोला, बेटा, जिस पिता को बुढ़ापे में उसकी इकलौती औलाद ने ही दुत्कार दिया हो, उसके पास आंसू बहाने के अलावा और क्या रास्ता बचा होगा? इनका अपना बेटा, जिसे इन्होंने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, जिसे उसके पैरों पर खड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसी बेटे ने वृद्धावस्था में इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। उम्र के इस पड़ाव पर जब इन्हें अपने बेटे के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने इन्हें अकेला छोड़ दिया। यह बात सुनकर आकाश की आंखें आंसुओं से भर उठी। फिर चंद्रमोहन जी बोले, बेटा, तुम्हें तो मैंने उस समय केवल 100 रुपए ही दिए थे। मेरे द्वारा दी गई वह छोटी सी मदद भी तुम्हें आज तक याद है। तुम मुझे वह पैसे लौटाने के लिए यहाँ तक चले आए। और एक मेरी अपनी संतान है जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। आकाश ने चंद्रमोहन जी की बात सुनते हुए उनके कांपते हाथों को थाम लिया। उनकी आंखों में दुख और शिकायत का मिला जुला भाव था। चंद्रमोहन जी की आवाज भारी थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, एक पिता होने का फर्ज मैंने हर कदम पर निभाया बेटा।
पाई पाई जोड़कर उसका जीवन बनवाया। एक पिता होने का फर्ज बखूबी निभाया, लेकिन उसने मेरी कदर न की। लेकिन वह शायद मुझे समझ न पाया। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अपने ही मुझे इस तरह अकेले कर देंगे, मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाएंगे। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन भावनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगे। तो आकाश उनके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, प्लीज रोइए मत सर। बदनसीब होते हैं वह बेटे जो अपने माँ बाप का महत्व नहीं जानते। चंद्रमोहन जी ने अपनी भीगी आंखों से आकाश को देखा और हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोले, बेटा तू यहाँ तक आया यह मेरे लिए बहुत है, लेकिन बता अब तू क्या कर रहा है, जीवन में कहाँ तक पहुँचा। तो आकाश ने एक गहरी सांस ली, जैसे बीते संघर्षों की स्मृतियाँ उसकी आंखों के सामने जीवंत हो गई हो। वह बोला, सर जानते हैं, वह स्कूल छोड़ने के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। रास्ते में मुश्किलें जरूर आई, लेकिन आपके शब्द हर वक्त मेरा हौसला बढ़ाते। 12वीं के बाद मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया ताकि अपने आगे की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। दिन रात मेहनत की, हर चुनौती का स्वीकार किया, और आज आपका वह आकाश जिला मजिस्ट्रेट बन चुका है। इतनी बात सुनते ही चंद्रमोहन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आकाश की पीठ थपथपाती हुए बोले, शाबाश बेटा, मुझे यकीन था कि एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की मेहनत सफल हो गई। तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आकाश भावुक होकर बोला, सर, यह सब आपकी दी हुई शिक्षा और आपके विश्वास के बिना संभव नहीं था। आप मेरे लिए केवल शिक्षक नहीं, बल्कि एक पिता समान हैं। आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। चंद्रमोहन जी ने उसे पास खींचकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से अब खुशी के आंसू बह रहे थे। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पसर गया। आज बहुत दिनों बाद अपने अध्यापक से मिलकर आकाश को बहुत अच्छा लगा। काफी देर तक दोनों यूं ही बातचीत करते रहे। फिर चंद्रमोहन जी ने पूछा, अच्छा आकाश, तुम्हारी माता जी कैसी हैं? तो आकाश ने उदासी भरे स्वर में कहा, सर, वह तो पिछले साल ही स्वर्ग सिधार गई, बहुत बीमार रहती थी। यह सुनकर चंद्रमोहन जी को बहुत दुख हुआ। फिर आकाश ने चंद्रमोहन जी के कमजोर कंधे पर अपना हाथ रखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, सर अब आप अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं आपको यहाँ से लेने जाने आया हूँ। यह सुनते ही चंद्रमोहन जी अचंभित से रह गए और फिर बोले, लेकिन बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तो डीएम साहब बोले, सर आपकी जगह यहाँ वृद्धाश्रम में नहीं है, मैं आपको वहाँ लेकर जाना चाह रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। उसके बाद आकाश ने आश्रम के मैनेजर से बात की और चंद्रमोहन जी को वहाँ से अपनी गाड़ी में बिठाया। गार्डस ने चंद्रमोहन जी का सामान गाड़ी में रखवाया और आकाश वहां से सीधा अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही गाड़ी सायरन देते हुए घर के गेट तक पहुंचे, तो गार्ड ने गेट खोल दिया। आकाश का बहुत बड़ा और आलीशान घर देखकर चंद्रमोहन जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। अंदर पहुंचकर आकाश अपनी गाड़ी से उतरा और चंद्रमोहन जी को सहारा देते हुए गाड़ी से उतारा और बोला, सर आज से यही है आपका घर, अब आप हमारे साथ यहीं रहेंगे। आकाश के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते ही चंद्रमोहन जी हैरान रह गए। उनकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहने लगे और आकाश को अपने गले से लगा लिया। तभी आकाश की पत्नी और बेटा बाहर आई, तो आकाश ने उन्हें चंद्रमोहन जी से मिलाया। तो आकाश की पत्नी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया और उसका बेटा तो उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ। फिर वे सब लोग अंदर आ गए। आकाश ने अपनी पत्नी को चंद्रमोहन सर के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह से उन्होंने आकाश की पढ़ने लिखने में सहायता की थी।
यह सुनकर आकाश की पत्नी के मन में उनके लिए सम्मान की भावना और अधिक बढ़ गई। डीएम साहब के घर में चंद्रमोहन सर की खूब अच्छे से देखभाल हो रही थी। डीएम साहब के घर में चंद्रमोहन सर को वह सम्मान और प्यार मिलने लगा जिसकी उन्हें शायद उम्मीद भी नहीं थी। आकाश का बेटा आरव उन्हें बड़े ही प्यार से दादू कहकर बुलाता था। वह दिन भर उनके साथ रहता, कभी उनके साथ ताश खेलता तो कभी उनसे कहानियां सुनता, उनके साथ खूब मौज मस्ती करता। धीरे धीरे चंद्रमोहन जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा, परंतु रह रहकर मन ही मन अपने खुद के बेटे की करतूत के बारे में सोचकर वह बेहद उदास हो जाते और उनकी आंखें भर जाती। फिर आकाश के बारे में सोचने लगते, जिसे केवल 100 रुपए देकर उन्होंने एक छोटी सी मदद की और आज उसने उन पैसों की कीमत उन्हें नई जिंदगी देकर चुकाई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चंद्रमोहन जी का बेटा, जो सरकारी नौकरी पर था और रिश्वत लेकर काम किया करता था, एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उस पर रिश्वत लेने का आरोप में केस दर्ज करा दिया गया और नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। वह जानता था कि अब उसके पिता का चंद्रमोहन जी वृद्धाश्रम में नहीं रहते, बल्कि जिला मजिस्ट्रेट के बड़े से आलीशान घर में रहते हैं। इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने का उसे कोई हल नहीं सूझ रहा था। चारों तरफ खुद को मुसीबत से घिरा देकर आखिरकार उसने अपने पिता से मिलने की सोची। उधर एक दिन आकाश का बेटा आरव चंद्रमोहन जी के पास भागता हुआ आया और बोला, दादू चलिए हम बगीचे में पतंग उड़ाते हैं, पापा ने मेरी नई पतंग लाकर दी है। चंद्रमोहन जी ने मुस्कुराते हुए उसकी नन्ही उंगलियों को पकड़ लिया और बोली, अरे दादू अब बूढ़े हो गए हैं बेटा, पतंग उड़ाना मेरे बस की बात कहाँ। तो आरव ने अपनी तोतली आवाज में कहा, मेरे दादू तो वाल बस दादू हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। यह सुनकर चंद्रमोहन जी खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने अपनी कमजोर उंगलियों से पतंग थामी और आरव के साथ बगीचे की ओर चल दिए। अब मेरे आरव ने कहा, तो पतंग तो उड़ानी ही पड़ेगी ना, और देखना हमारी पतंग सबसे ऊपर जाएगी, चंद्रमोहन जी कहने लगे। कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड उनके पास बगीचे में आया। उसने चंद्रमोहन जी से कहा कि बाहर कोई आदमी आया है जो स्वयं को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलने की जिद कर रहा है। यह सुनकर चंद्रमोहन जी के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। पतंग की डोर उनके हाथों से छूट गई। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, मेरा बेटा, वह यहाँ क्यों आया है? गार्ड ने कहा, सर उसने कहा है कि वह आपसे तुरंत मिलना चाहता है। चंद्रमोहन जी ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। उन्होंने आरव से कहा, बेटा तुम अपनी पतंग उड़ाओ, दादू अभी आते हैं। बगीचे से बाहर निकलते हुए उनके मन में गुस्से और घृणा की लहरें उमड़ने लगी। जिसने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझे अपने घर में रख सके, वह अब मुझसे मिलने क्यों आया है? दरवाजे की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि उनका बेटा फटे हालत में खड़ा था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और वह बेहद थका हुआ और परेशान लग रहा था। जैसे ही चंद्रमोहन जी गेट पर पहुंचे तो उनका बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, आपने इस नालायक बेटे को माफ कर दीजिए पिताजी। तो चंद्रमोहन जी की आंखें गुस्से से भर आई। उन्होंने अपने पैरों को झटकते हुए पीछे हटा लिया और ठंडे स्वर में कहा, कौन बेटा? किसका बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। वह तो मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे वृद्धाश्रम में दुत्कार कर छोड़ दिया था। मैं उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाया था कि मुझे बुढ़ापे में अपने बेटे की सहारे की जरूरत है, अपनों के साथ की जरूरत है। मैंने उसे लाख मनाने की कोशिश की थी, परंतु उसने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। यह सुनते ही उनके बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोते हुए कहा, पिताजी ऐसा मत कहिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं सच में पछता रहा हूँ।
चंद्रमोहन जी का स्वर पहले से भी कठोर हो गया। उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, पछतावा? कैसा बेटा? मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि अगर तुम यहाँ आए हो तो अपने किसी मतलब से आए होगे। खूब अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम्हें। चंद्रमोहन जी के मुंह से यह बात सुनकर उनके बेटे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसा मत कीजिए पिताजी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रिश्वत लेने के आरोप में मुझ पर एक केस चल रहा है जिसमें सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं और मेरी हाय तय है। उसके बाद मुझे सलाखों के पार भेज दिया जाएगा। पिताजी, आप ही मेरी जान बचा सकती हैं। आप डीएम साहब से कहकर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलवा लीजिए। बेटे को घुटनों पर गिरा हुआ देखकर उनके मन ही मन एक पल भावनाओं का तूफान उठा, लेकिन तुरंत ही वह खुद को संभाल गए। उनका चेहरा कठोर था, आंखों में एक अजीब सी निवरता थी। चंद्रमोहन जी ने एक लंबी सांस ली और तीखे स्वर में कहा, कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुमने मुझे उस वक्त बेसहारा छोड़ा था जब मुझे तुम्हारी सबसे जरूरत थी, और आज तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत है तो चले आए। चले जाओ यहाँ से जैसे तुम अपनी मुसीबत में याद लेकर आए हो। लेकिन तुम ये भूल गए थे, जिंदगी हमेशा तुम्हारी सुविधा के हिसाब से नहीं चलती। और बेटा, यह सब तो तुम्हारे कर्मों का नतीजा है और उन बुरे कर्मों की सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मैंने तो तुम्हें हमेशा से इसी शिक्षा दी थी कि बेईमानी के पैसे से सदा दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब इस सजा से मैं तुम्हें क्या, भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि आखिरकार हम जो बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। इतना कहकर चंद्रमोहन जी वापस घर के अंदर आ गए और गार्ड से बोले, इस आदमी को तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दो। यह एक बहुत बड़ा मुजरिम है। इसके बाद उनका बेटा वहां से निराश होकर चला गया। शाम के समय जब डीएम साहब घर आए तो उन्हें उन सारी बातों के बारे में पता चला कि चंद्रमोहन जी का बेटा यहाँ उनसे मिलने के लिए आया था और उन्होंने उसे यहाँ से धुतकार कर भगा दिया। डीएम साहब भी अच्छी तरह जानते थे कि वो कितना धूर्त इंसान है, इसलिए उन्होंने भी इस केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस दिन के बाद चंद्रमोहन जी ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और अपने शिष्य और उसके पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनके बेटे ने अपने कर्मों का फल भुगता। रिश्वत के मामले में उसे सजा हुई, लेकिन चंद्रमोहन जी ने कभी पलटकर उसकी ओर नहीं देखा।